नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस अपनी एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। कल हमने जो है 20 सवाल कंप्लीट किए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे और यदि आप इन सवालों को लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लिखते लिखते आप इनको क्या अच्छे से और याद कर पाओगे। ठीक है, आज का अपना पहला सवाल है, भारतीय प्रस्तावना का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। यदि आपने जवाहरलाल नेहरू को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे होगा, अब इसको समझो। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही प्रस्ताव जो है आगे चलकर क्या बना? हमारे वर्तमान संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय प्रस्तावना का जनक किसको माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। और ये प्रस्तावना का प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ये प्रस्तावना का जो है प्रावधान ये लिया गया हमारे किस देश से? अमेरिका देश से, अमेरिका से। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इस सवाल का अपना उत्तर कौन सा हो गया? भारतीय प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946, 1947, 1948 या 1950? इसका उत्तर होगा अपने 1946 को। ठीक है, 1946 को कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन ने ही सुझाव दिया भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन का। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1946 का। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनावली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या बनावली। यदि आपने इसका उत्तर बनावली टिक किया है तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये जो है इसका उत्तर बनावली सही हो जाएगा। बनावली से जो है एक तो तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र कहने का अर्थ हो गया ये जो तीर होता है, इस तीर का ये वाला हिस्सा किससे बना हुआ? तांबे से बना हुआ है। किससे? तांबे से। ठीक है, यदि आपको यह चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये तांबे का जो अगला हिस्सा है किससे बना हुआ है? ये तीर का अगला हिस्सा तांबे का बना हुआ है। ठीक है, और बनावली से क्या है? जिस प्रकार पूरी सिंधु सभ्यता अपनी नाली व्यवस्था के लिए जानी गई, सिंधु सभ्यता का ये स्थल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर नाली व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर नाली व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, एक सवाल के साथ आपके 2-3 सवाल और भी साथ साथ में तैयार होते रहेंगे, तो इन सबको भी आप साथ साथ में देखते रहें। इससे क्या होगा? आपके सवाल अच्छे से तैयार हो जाएगा। उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपके बनावली से। ठीक है, आपका अगला सवाल देखो अब। हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी लोह युगीन, कांस्य युगीन, पितृसत्तात्मक या निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, जिसने कांस्य युगीन टिक किया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझो आप, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु कौन सी थी? तांबा। कौन सी थी? तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा नाम की धातु को प्रयोग किया। अब लोह युगीन ये हो नहीं सकती क्योंकि लोहे का जो है खोज वो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई, और उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम माना जाता है वो माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। 1000 से कितना माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व। इस कारण जो है ये लोह युगीन हो नहीं सकती। अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? कांस्य युगीन। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता जो थी ये मात्र सत्तात्मक थी, ना कि पितृ सत्तात्मक, क्योंकि हमें यहाँ से अधिकतर मूर्तियाँ मात्र देवी की मिली है। ठीक है, इनकी मिली है मात्र देवी की। कई बार होता है कांस्य युगीन और मात्र सत्तात्मक, यदि दोनों ऑप्शन में आएगा तो आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा? बी व सी दोनों। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपका अगला सवाल है, गाजर सबसे अच्छा स्रोत है। गाजर में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसमें देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी।
यदि आपने विटामिन ए टाइप किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो है ये गाजर में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? हमारी आँखों के लिए। किसके लिए? हमारी आँखों के लिए। ठीक है, तो हमारी आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो गया? विटामिन ए, जो कि किस में पाया जाता है? गाजर में। ठीक है, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी उनमें विटामिन सी ज़्यादा होगा। विटामिन डी जो है ये तो आपको पता है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम हो गया इसका? कैल्सीफेरॉल। और ये किस में सर्वाधिक पाया जाता है? दूध। ठीक है, दूध जो है विटामिन डी। और तभी कहते हैं धूप में जो है आप ज़्यादातर बैठते हो हल्की धूप में, तब इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है वो हमारे बॉडी में इसका निर्माण करना शुरू कर देती है। अच्छा, और जिस किसी मेरे भाई को पता हो विटामिन बी किस काम आता है और उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आपके ऑप्शन है आपके सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। यदि इसका उत्तर आपने सामवेद को टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे इसको समझो। सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का, या फिर यूं कह दो संगीत से जुड़ा वेद है। ये किससे जुड़ा वेद हो गया आपका? संगीत से जुड़ा वेद। ठीक है, टोटल वेद कितने अपने? 4, और वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि आपसे पूछ ले, यहीं पर आप दूसरे सारे सवाल सुन लो, सबसे पुराना वेद अगर आपको पूछ ले तो कौन सा है? ऋग्वेद। ये क्या है? सबसे पुराना वेद। और सबसे नवीन वेद पूछ ले तो वो कौन सा है आपका? अथर्ववेद। सबसे नवीन वेद कौन सा हो गया? अथर्ववेद। ठीक है, यज्ञ हवन और अनुष्ठान से जो संबंधित वेद होगा वो कौन सा होगा? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक या संगीत से जुड़ा वेद? सामवेद। अथर्ववेद जो है जादू टोना टोटका इन सब से जुड़ा हुआ, और एक साथ में आयुर्वेद से जुड़ा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। आयुर्वेद से जो जुड़ा हुआ वेद कौन सा है? वो यजुर्वेद है आपका। और उसके बाद में गायत्री मंत्र और देवीय स्तुतियों यानी जिनमें देवताओं का वर्णन हो वो किससे जुड़ा हुआ है? आपके ऋग्वेद से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको वापस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बस आप ही के सपोर्ट की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, आपका अगला सवाल देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसमें आपके ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। यदि आपने राष्ट्रपति टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझो, सर्वोच्च न्यायालय भारत में एकमात्र एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, और वो कहाँ है? दिल्ली में। वो कहाँ है? दिल्ली में। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहीं पर आप बात सुन लो एक मेरी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, इसकी उम्र जो है वो कितने लास्ट होनी चाहिए? किसकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। वो होनी चाहिए 65 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का ये सीजीआई हो गया। अच्छा, फिर जो है आपके इसका उत्तर हो गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम क्या था? हीरालाल जे कान्या। उनका नाम क्या था? हीरालाल जे कान्या। और हमारे जो है सर्वोच्च न्यायालय में आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। वापस सुनो, एक भी महिला सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी फातिमा बीबी। कौन सी थी? फातिमा बीबी। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ये मात्र एक न्यायाधीश थी। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 33+1 वर्तमान में ये है। और संसद इसकी क्षमता को बढ़ा या कम भी कर सकती है। ठीक है,
समता से कहने का अर्थ हो गया यहाँ पर इनकी संख्या से। ठीक है, इसका उत्तर हो गया राष्ट्रपति। आगे चलो, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? नॉर्वे। जापान को आपको पता है क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश। ठीक है, बाकी स्विट्जरलैंड का आप मुझे बता दो कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। ठीक है, खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। और जो उनको सिखाने वाले गुरु होते हैं उन गुरु को यानी प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपके? उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है, आगे चलो, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में हो जाएगी? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, कर्नाटक राज्य की एक झील का नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर पिन करके बताना, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। ठीक है, और इसमें देखिए आप, गुजरात राज्य में जो झील है उसका नाम क्या है? नल सरोवर झील। कौन सी? नल सरोवर, जो फेमस है यहाँ की, और नल सरोवर उद्यान भी है गया। और महाराष्ट्र में जो झील है, और महाराष्ट्र राज्य में जो झील है उसका नाम क्या हो गया? लोनार झील। कौन सी झील? लोनार झील। पूछ ले लोनार झील किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में हो जाएगी आपके? महाराष्ट्र राज्य में। ये राइटिंग का आप थोड़ा इशू मत देखना, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कारण थोड़ा सा इसमें तकलीफ आ रही है। ठीक है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो धीरे धीरे जो है इसको और भी अच्छा करूँगा। फिर आपका अगला सवाल देखो। अच्छा, इसका उत्तर आपके हो गया, क्या हो गया? उड़ीसा राज्य। गुजरात की मैंने बता दी नल सरोवर, और महाराष्ट्र की कौन सी हो गई? लोनार झील। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पहले किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, या केवल लोकसभा में? इसका उत्तर यदि आपने किसी भी सदन में टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाया किस प्रक्रिया के तहत जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये लाई जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है इसके बारे में अवगत कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया हमने ली किस देश के संविधान से? तो वो लिए हमने अमेरिका देश के संविधान से। किस देश के संविधान से? अमेरिका देश के संविधान से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो गया आपने? ये हो गया आपके किसी भी सदन में लाई जा सकती है। अगला सवाल, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर, यदि आपने लॉन टेनिस करेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, फुटबॉल से जो जुड़ा हुआ कप है उस कप का क्या नाम है? डूरंड कप। उस कप का नाम क्या है? डूरंड कप। डूरंड कप। और आपने एक मोहन बागान का नाम सुना होगा, मोहन बागान। ये भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। सबसे पुराना क्लब है ये, लॉर्ड डलहौजी के समय का। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ हो गया? फुटबॉल से जुड़ा हुआ। टेनिस और बास्केटबॉल से जुड़े हुए जो भी आपके प्रमुख कप है उनको आप एक बार कमेंट में ज़रूर पिन कर देना। लिखने से क्या होगा? आपको अच्छे से याद होगा। जिस प्रकार आप एक क्लास में लिखते हैं उसी प्रकार आपको यहाँ भी लिखने का फ़ायदा होगा। अगला, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, या कोई नहीं? यदि आपने इसका उत्तर हीराकुंड बांध टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझो, ये है क्या? टिहरी बांध जो है आपका, ये उत्तराखंड राज्य में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे, ये हो गया ऊंचा बांध। ठीक है,
उत्तराखंड राज्य में है, और पूछ ले किस नदी पर है, ठीक है, यदि पूछ ले ये किस नदी पर है तो ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी में उत्तराखंड में एक दूसरी नदी बिलांगना नदी आकर मिलती है, ये तो हो गया भागीरथी और ये हो गया बिलांगना नदी। कौन सी? बिलांगना। ये जहाँ आकर मिल रही है इस क्षेत्र में कौन सा बना हुआ है उत्तराखंड में? ये आपका बना हुआ है टिहरी बांध, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। उसके बाद भाखड़ा नागल बांध, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके सतलज नदी पर, ये बना हुआ है सतलज नदी पर। और बात करते हैं हम हीराकुंड बांध की, तो जो ये आपका हीराकुंड बांध है, जो आपका हीराकुंड बांध है, ये किस राज्य में है? ये है आपका उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। और महानदी के बारे में एक बात जान लो यहीं पर कि महानदी को जो है, महानदी को, इसको कहते हैं भारत की हुआंग हो नदी। इसको कहते हैं भारत की हुआंग हो नदी, हुआंग हो नदी। या फिर इस नदी को जो है उड़ीसा राज्य का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक। पूछ ले उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो महानदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक, ठीक है। चलो तो इसका उत्तर अपना कौन सा हो गया? हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध यदि आपको पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो हो जाएगा आपका उदयन ने, ठीक है। आगे चलो। भगवान बुद्ध का असली नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, गौतम या शुद्धोधन? भगवान बुद्ध का असली नाम वर्धमान, सिद्धार्थ, गौतम या शुद्धोधन? यदि आपने सिद्धार्थ ऑप्शन टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कैसे समझो, ठीक है। वर्धमान जो था ये महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था। किनका? महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी, ठीक है। और सिद्धार्थ ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। शुद्धोधन जो थे, ठीक है, ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। शुद्धोधन जी कौन थे? गौतम बुद्ध जी के पिता। भगवान बुद्ध के जो है पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। होपफुली आपकी ये करेक्ट हो जाएगा आपके आंसर। चलो आगे चलते हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ अपना आंसर कौन सा टिक हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये भारत पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। ये पहला अरब आक्रांता था और इसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, ठीक है। और सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। आगे बात करते हैं महमूद गजनवी की। किसकी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वो आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ विजय। कौन सा था? सोमनाथ विजय, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपना आंसर हो गया। और उसके बाद में जो है ये अपना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का क्या था? प्रथम वास्तविक सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वास्तविक सुल्तान कौन था? ये आपका इल्तुतमिश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। तो अपना ये आंसर कौन सा हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि किस वंश से था? तो तुगलक वंश से। और इस वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। चलो आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? यदि आपने कुषाण शासकों द्वारा टिक किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात समझो, सबसे पहले सोने के सिक्के जिसने चलाए थे कहीं भी, वो थे हिंद यूनानी शासक।
कौन थे? हिंद यूनानी शासक। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। लेकिन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? कुषाण शासक थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में कब आई थी आपके? 1600 में। और इस समय इसकी स्थापना हुई, अच्छा 1600 जो है 15 में, 1615 में सर टॉमस रो भारत आया। कौन आया? सर टॉमस रो। ये भारत आया और भारत आकर ये किससे मिला? जहांगीर से। ये व्यापारिक रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से आया और ये किससे मिला? जहांगीर से मिला। जहांगीर से मिला कहाँ? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। कहाँ मिला? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। ठीक है, और वहाँ इसने जो है क्या किया? अपनी व्यापारिक रियायतें हासिल की। ठीक है, फिर है शार्क के कितने सदस्य देश हैं? शार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8, 5, 2 या 10? यदि आपने 8 आंसर टिक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शार्क जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं वो इसके क्या है? सदस्य हैं, और भारत भी इसका क्या है? सदस्य देश है। इसका जो मुख्यालय है या जिसको हम हेडक्वार्टर कहते हैं वो कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। ठीक है, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसमें देखो आप, यदि आपने दक्षिण अफ्रीका टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है आपका क्या है? कालाहारी मरुस्थल। और उत्तरी अफ्रीका में जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11 देशों में जिसका फैलाव है, और उसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। उसका नाम क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। ठीक है, और उसके बाद में चिली राज्य में जो है, चिली कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, और चिली में जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है, सॉरी चिली में जो है, इस देश में जो मरुस्थल है उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल। और ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। ये क्या है? विश्व का सबसे शुष्कतम। पहले अमेरिका की डेथ वैली थी, लेकिन अब क्या हो गया? ये चिली का जो ये मरुस्थल है अटाकामा, ये क्या हो गया? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। और भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। और ये थार का मरुस्थल फैला हुआ कहाँ है? पश्चिमी भारत प्लस पाकिस्तान में। पश्चिमी भारत व पाकिस्तान में इसका क्या है? फैलाव है। ठीक है, चलो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला सवाल, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ बात करते हैं तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुजरात। एक आप आंसर और सुनोगे, दिल्ली में जो है वहाँ पर भी एक अक्षरधाम मंदिर स्थित है। ठीक है, लेकिन अपन को एक एक बात करनी है। जिस प्रकार अपना उत्तर तो क्या हो जाएगा? असम। अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? सॉरी गुजरात। और उसके बाद देखो असम में जो सबसे फेमस मंदिर है उसका नाम देखो। असम में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। कौन सा? कामाख्या माता मंदिर। माता मंदिर। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर हो गया? आपके असम में। तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु राज्य में स्थित मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इस राज्य के सबसे फेमस, और धीरे धीरे जो है हम एक श्रृंखला शुरू कर देंगे जिसमें हर एक राज्य के मंदिरों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और दिल्ली में जो है एक मंदिर काफ़ी फेमस है और उसका नाम है इस्कॉन मंदिर। कौन सा? इस्कॉन मंदिर। इस मंदिर में जो है सबसे बड़ी भगवत गीता आपके रखी हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी गीता जो है साइज बड़े आकार की, वो कहाँ है? दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। किस मंदिर में? दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में। मंदिर का नाम वापस लिख लो, इस्कॉन मंदिर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम, ये हो जाएगी आपके इंदिरा गांधी नहर।
ठीक है, आगे चलो। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ओम। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक हो गया। एम्पियर किसका मात्रक हो गया? आपके विद्युत धारा का, विद्युत धारा। ठीक है, कूलाम आप बताओ किसका आंसर होगा? कूलाम और वाट जो है ये दोनों आप क्या करना, कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना। ठीक है, ताकि कमेंट को मैं पिन करके अगले दिन अपने वीडियो में बता सकूं कि किन किन ने ये जवाब दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खगोलीय दूरी मापने के इकाई कौन सी है? किलोमीटर, मीटर, प्रकाश वर्ष या समुद्री मील? इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है ये दो पिंडों के बीच यानी सूर्य और पृथ्वी मान लो, इन दोनों के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय दूरी। उसी प्रकार हर एक ग्रह से क्या उसकी दूरी क्या कहलाती है? औसत दूरी, खगोलीय दूरी। और इस दूरी को जो है मापने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अपने प्रकाश वर्ष। अब अपने आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या कोई नहीं? तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? मीथेन। ठीक है, इधर देखो, जो ब्यूटेन और प्रोपेन है ये एलपीजी गैस जो होती है आपकी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हो। ठीक है, इन गैस के घटक कौन से होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन। जबकि प्राकृतिक गैस का घटक कौन सा हो जाएगा? आपके मीथेन गैस। ठीक है, अगला सवाल। ध्वनि को किस में मापा जाता है? एम्पियर, वॉट, डेसिबल या जूल में? ठीक है, यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। जूल जो है ये किसको मापने के लिए काम में आता है? ये कार्य को मापने की इकाई है। किसको मापने की इकाई है? कार्य को मापने की इकाई है। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेसिबल। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा तांबा। पृथ्वी पर जो है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु थी तांबा। ठीक है, चलो आगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त, 9 जनवरी, 9 दिसंबर या 9 सितंबर? यहाँ यदि आपने 9 जनवरी टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भावनाओं में न बहकर कृपया 9 के बाद वाली डेट देखें। अगस्त लिखा है, सितंबर लिखा है, दिसंबर लिखा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा अपना 9 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए? भारत। और आए कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, तो यहाँ अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? 9 जनवरी। ठीक है, अगला सवाल। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक? यह अपना उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। ये पहले नंबर पर अगर पूछ ले तो ये है। दूसरे नंबर पर है आपका अटलांटिक महासागर। और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा कौन सा हो गया? हिंद महासागर। और पूछ ले सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपके आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। एक ही सवाल के अंदर आपके 3 से 4 सवाल तैयार होते हैं, तो इनको थोड़ा समझो और अपने समय की थोड़ी बचत करो। ठीक है, और ये होते हैं आज के सवाल सारे खत्म। अगर आपको चैनल कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करें। धन्यवाद।